सो नाउ वी विल बिगिन द वेबिनार। तो आज हमें केवल भी ज्वाइन करेंगे जो अपने व्यूज रखेंगे कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी एक मेगा ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो सोलर एनर्जी। तो ये टॉपिक क्यों लिया है हमने, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस भी सेक्टर में चाइना एंटर करता है सबसे पहले, उसको बाद में और सभी कंट्रीज 10 साल बाद या फिर 5 साल बाद फॉलो करते हैं। जैसे चाइना हमेशा से फार्मा में फ्रंट रनर रहा था, उसके बाद में इंडिया ने फॉलो किया और कंट्रीज ने फॉलो किया। वैसे ही जो सोलर एनर्जी का मार्केट है, उसमें चाइना अभी लीडर है। और जो भी सोलर पैनल का मार्केट शेयर है, इवन सोलर सेल्स का मार्केट शेयर है, वो ज्यादातर चाइना के पास है। और चाइना के पास ग्लोबली 60 to 70% मार्केट शेयर है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का, इवन सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का अराउंड 90% मार्केट शेयर चाइना के पास में है। तो इस वजह से जब ये शिफ्ट आएगा और चाइना से हटकर जो इंडस्ट्रीज इंडिया में आए या फिर कोई भी और कंट्रीज में आए, जैसे भी डिमांड बढ़ेगा, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो अपना इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री है सोलार में, उनको बेनिफिट होगा। तो इसलिए हमने ये टॉपिक चूज किया है ताकि हम एक मेगा ट्रेंड को कैच कर सकें। अगर हम इस पे सही होते हैं और चाइना से शिफ्ट आता है, तो हमारा काफी अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वेबिनार में जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं, हम सब लर्नर्स है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। तो इस वेबिनार में जो भी कंपनीज हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको रिकमेंडेशंस की तरह कंसिडर मत कीजिएगा। और जो भी हमारे प्रेजेंटेशन के बेस पे डिसीजन लेना हो आपको, तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए, तब बेटर होगा। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि जो सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक स्टैंडर्ड सोलर मॉड्यूल। जो एक ट्रेडिशनल सोलर मॉड्यूल होता है, तो उसमें हम किन किन चीज़ों को यूज करते हैं, वो असेंबल कैसे होता है। तो एक ट्रेडिशनल सोलर मॉड्यूल में, मैं एकदम ट्रेडिशनल जो नॉर्मल आप सोलर मॉड्यूल देखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें सोलर सेल का यूज होता है। सोलर सेल पूरे मॉड्यूल के कॉस्ट का 45 to 50% होता है। और सोलर सेल नॉर्मल एकदम सिलिकॉन अपने प्योर स्टेट में होता है, उससे मैन्युफैक्चर किया जाता है। सिलिकॉन इन पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसको अपन पॉलीसिलिकॉन भी बोलते हैं। तो पॉलीसिलिकॉन को इंगट्स में कन्वर्ट करके उसके वेफर्स क्रिएट किए जाते हैं। और बाद में मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन आपको सोलर पैनल देखने को मिलते हैं, सोलर सेल देखने को मिलते हैं। तो सोलर सेल 45 to 50% मॉड्यूल कॉस्ट का आपका पार्ट रहता है। बाद में एल्यूमिनियम फ्रेम जो 12 to 14% ऑफ मॉड्यूल कॉस्ट रहता है। सोलर ग्लास, तो ये मैं ट्रेडिशनल सोलर पैनल की बात कर रहा हूँ, ना कि बाईफेशियल। बिकॉज सोलर ग्लास का जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रेडिशनल सोलर मॉड्यूल में रहता है 10 to 11%, जबकि एक बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल में वो बढ़कर हो जाता है अराउंड 15 to 20%। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। सो so that is the basic difference. Now next रहता है इथाइलिन विनाइल एसीटेट, जिसको अपन ईवीए शीट भी बोलते हैं। तो एक नॉर्मल इलास्टिक प्लास्टिक होता है, जो अराउंड 6% ऑफ टोटल मॉड्यूल कॉस्ट रहता है। बाद में बेकशीट विच इज 5% ऑफ मॉड्यूल कॉस्ट, जंक्शन बॉक्स 4%, एंड देन अदर कंपोनेंट्स 15% ऑफ टोटल मॉड्यूल कॉस्ट। तो ये ट्रेडिशनल एक जो सोलर मॉड्यूल होता है, उसका कॉस्ट कंपोजिशन है कि कौन से रॉ मटेरियल उसमें यूज आते हैं। तो अब इसमें अपन सिंपल समझते हैं। सॉरी, मेरा आवाज सबको आ रहा है? ओके। तो इसमें भी अपन थोड़ा बहुत डीप में जाके अगर समझते हैं, हमारा वेबिनार बहुत बेसिक है। तो सोलर सेल जैसा मैन्युफैक्चरिंग है, तो सोलर सेल ऑलमोस्ट 45 to 50% ऑफ टोटल मॉड्यूल कॉस्ट है। जबकि सोलर सेल में चाइना का 70% मार्केट शेयर है। जो ग्लोबली सोलर सेल का मार्केट है, उसमें 70% मार्केट शेयर है। और जो सोलर सेल का एक बेसिक की रॉ मटेरियल होता है, जो है पॉलीसिलिकॉन, सिलिकॉन इन इट्स प्योर फॉर्म, इन पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म। तो पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का क्लोज टू 90% मार्केट शेयर है। सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दिस थीम, कि जब भी ये शिफ्ट आएगा और इंडियन इंडस्ट्री, जैसे अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था, उसमें बीएचईएल एंड एनटीपीसी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर दिस पॉलीसिलिकॉन इन इंडिया। तो देर आर वेरी लेसर प्लेयर्स इन इंडिया। शायद कोई है ही नहीं, एक एक आध प्लेयर रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं है। इवन फ्यू कोरियन कंपनीज
had to shut down their plants because Chinese जिस भी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में हो, भले पॉलीक्रिस्टलाइन मैन्युफैक्चरिंग में हो, सॉरी पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो वो अपने कॉस्ट इतने ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि उनसे compete कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। तो फ्यू कोरियन कंपनीज हैव शट डाउन देयर प्लांट्स। तो अगर इसमें अपने को China+1 का एडवांटेज मिलता है और पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आता है, yes, BHEL is going to manufacture polysilicon. So that's why we are discussing this theme. Because सोलर सेल का पूरा जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, उसमें से 70% मार्केट शेयर चाइना के पास में है। जबकि और भी कंट्रीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए और अब इंडिया का भी फोकस रिन्यूएबल्स पे है, तो विद टाइम डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी काफी ग्रो कर सकती है इसमें। अगर चाइना का थोड़ा सा भी मार्केट शेयर इंडिया में आता है तो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो करेगी। नेक्स्ट, अगर एक रॉ मटेरियल, एक सॉरी सोलर मॉड्यूल का रॉ मटेरियल जिसको अपन बोलेंगे विच इज सोलर ग्लास, विच इज 10 to 11% ऑफ टोटल मॉड्यूल कॉस्ट। तो सोलर ग्लास सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर अपन बोल सकते हैं सिलिका को मेल्ट करके एक टफन स्टेट में टेम्पर्ड ग्लास जिसको अपन बोलते हैं, उस हिसाब से आपको सोलर ग्लास मिलता है जो नॉर्मल ग्लास से काफी डिफरेंट है। क्योंकि नॉर्मल ग्लास को आप एक ही बार मेल्ट करते हैं, जबकि सोलर ग्लास को आपको शायद 2 बार मेल्ट करना पड़ता है जिससे वो टफन्ड हो जाए, या टेम्पर्ड ग्लास जिसको अपन बोल सके। तो दैट इज सोलर ग्लास। नाउ वी आर सीइंग द ट्रेंड ऑफ बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल। तो नॉर्मली एक सोलर मॉड्यूल में क्या होता है, आप आगे की साइड से सिर्फ सोलर ग्लास से कवर करते हैं सोलर सेल को, जबकि जो एक रिफ्लेक्टिव आपके सरफेसेस होते हैं वहां पे आप एक सोलर मॉड्यूल को पीछे से भी सोलर ग्लास से कवर कर सकते हैं ताकि आप दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। तो ये काफी ट्रेंड है जिसकी वजह से सोलर एनर्जी आने वाले टाइम में ग्रो कर सकता है। एक तो सबसे पहली बात है कि काफी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है ये इंडिया में सोलर एनर्जी का। एंड सेकेंड थिंग कि जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं वो हमेशा हेल्प करेंगे सोलर एनर्जी स्पेस को ग्रो करने में। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कि पहले जो एक ट्रेडिशनल सोलर मॉड्यूल्स होते थे और अब जो सोलर मॉड्यूल्स है उनमें इतना बड़ा क्या डिफरेंस आया है जिससे सोलर एनर्जी थोड़ा सा प्रमोट होगी, सोलर एनर्जी को इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी। तो जब सोलर पैनल्स का जो सिलिकॉन सोलर पैनल्स है उनका इन्वेंशन हुआ था तब सोलर पैनल्स का एफिशिएंसी था 6%। मतलब जो भी सनलाइट मिलता था सोलर पैनल्स को, सन से लाइट जो मिलता था उसका 6% ही वो कन्वर्ट कर पाते थे इलेक्ट्रिसिटी में। जबकि ये विद टाइम इनोवेशन की हेल्प से अभी 44 to 46% तक पहुंच चुका है, जो कि अभी लैब में है। तो अब इसमें अपन एक चेंज पाएंगे। जैसे आप ये चार्ट देखोगे, मैं चार्ट को थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ। सो अगर आप ये चार्ट देखोगे, 1960 में द एफिशिएंसी वाज 14%, देन इन 1992 यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा fabricates a 15.89% efficient thin film cell. Then in 2012 efficiency was 17.8%। तो जब भी ये efficiency levels बढ़ते हैं उसके बाद में वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, उस हिसाब से आपको सोलर मॉड्यूल्स क्रिएट करने में आपको टाइम लगता है। तो जब भी अपन 15 to 20% एफिशिएंसी तक पहुंचे उसके बाद में अगले 4 to 5 years में कंपनीज ने उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो विद टाइम ये एफिशिएंसी लेवल्स बढ़ते जाएंगे और सोलर जो एनर्जी अभी चीप है, अगर वो यहाँ से थोड़ा सा महंगा भी होता है फिर भी सोलर एनर्जी को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा बिकॉज एफिशिएंसी लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो अभी तक जो हाईएस्ट एफिशिएंसी अचीव किया है किसी ग्रुप ने या फिर किसी कंपनी ने, वो है 44.5%, विच वॉज डेवलप्ड इन ए लैब। तो वो आगे अगर आएगा 30% से ऊपर का एफिशिएंसी आएगा, तब जाके सोलर इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा और इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का नीड हमेशा विद टाइम बढ़ते रहना है जिस हिसाब से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अभी नॉर्मली जो ट्रेडिशनल सोलर मॉड्यूल्स, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिखाया, ओके आई विल शो यू। ओके, तो मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल दिखाया था सोलर मॉड्यूल का, जो ट्रेडिशनल एक सोलर मॉड्यूल होता है, तो उसमें 18 to 20% एफिशिएंसी रहता है, जबकि साइंटिस्ट ने 44% तक का एफिशिएंसी अचीव किया है। ये एफिशिएंसी विद टाइम, जैसे अभी ट्रेडिशनल सोलर मॉड्यूल में 18 to 20% है, ये एफिशिएंसी 25 to 26% हो सकता है इफ वी यूज बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल, जिसमें दोनों साइड आप ग्लास से एक सोलर सेल को कवर करते हो। एंड इन दैट सोलर मॉड्यूल यू डोंट यूज बैकशीट। तो विद टाइम जो ये इनोवेशन हो रहे हैं, इससे सोलर एनर्जी में काफी इन्वेस्टमेंट्स आने का पॉसिबिलिटी है।
So yeah, next thing is reduction in cost of generating electricity. तो few years back अगर अपन अभी इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में अभी लोवेस्ट जो कॉस्ट आया है वो 1.9 रुपीज पर यूनिट। तो इंडिया में ये कॉस्ट पहले 6 to 7 रुपीज पर यूनिट तक था सोलर एनर्जी में। तो विद टाइम ये कॉस्ट अराउंड 70 to 80% गिर गए हैं। तो ये काफी अट्रैक्टिव बनाता है कि आप जो अभी आप इलेक्ट्रिसिटी के पैसे दे रहे हो 6 से 7 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट, वो आपको सीधा 2 रुपए यूनिट पे जनरेट करके आपको 3 से 4 रुपए में मिल सकता है। So with this kind of reduction in cost of generating electricity, ये काफी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करता है सोलर एनर्जी का स्पेस। नेक्स्ट अपन अगर नेक्स्ट अपन अगर देखते हैं कुछ और इनोवेशन जैसे सोलर विंडोज और ट्रांसपेरेंट ग्लास मॉड्यूल्स। तो जैसे अपन नॉर्मल विंडोज की ग्लास देखते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता, but sunlight will fall on one side only. Yeah, sunlight will fall on one side only, but on the highly reflective surfaces, वहां पे अगर अपन बाइफेशियल सोलर मॉड्यूल्स का यूज करते हैं तो वहां पे जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होता है तो वो पीछे बैक साइड से भी आपका सोलर एनर्जी जनरेट कर सकता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद बाइफेशियल सोलर पैनल्स। तो सोलर विंडोज का जो कंसेप्ट है, एक आपका नॉर्मल विंडो ग्लास होता है जो आप बिल्डिंग्स में लगा हुआ देखते हो, और एक जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसका अभी कोई बड़ा ऐसा इंडस्ट्री नहीं बना है, ऐसे कोई ज्यादा प्लेयर्स फोकस नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप जो जिसका कोई यूज नहीं है, जो ग्लास लगता है विंडो का, उसी से आप 8 to 10% एफिशिएंसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सको, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो अभी इस पे बहुत ही कम प्लेयर्स है जो फोकस कर रहे हैं, बट विद टाइम आई सी कि इसमें काफी प्लेयर्स घुसेंगे आज से 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद, कि आपका एक नॉर्मल विंडो ग्लास है और एक आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास मॉड्यूल है। तो इसमें so we need glass on both the sides for more efficient. Yes, we need glass on both the sides. That is why bifacial glass is much more efficient than the traditional solar module. Next अपन अगर देखें bifacial module, so I have shown this कि bifacial solar module कैसे वर्क करता है इस इमेज में। सॉरी, तो जो डायरेक्ट सनलाइट होता है वो तो वो कन्वर्ट करता है, बट ऑन हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेसेस जो पीछे से रिफ्लेक्ट होता है सनलाइट, उसको भी वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो इससे क्या होता है, जो एफिशिएंसी होता है बाइफेशियल मॉड्यूल का इन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सोलर मॉड्यूल्स, वो 30% तक बढ़ जाता है। सो दैट इज वाई द ट्रेंड ऑफ बाइफेशियल सोलर मॉड्यूल्स इज इंक्रीजिंग। और चाइना ने भी अनाउंस किया है कि 2030 तक जो भी वो सोलर मॉड्यूल्स लगाएंगे उनमें से 60% बाइफेशियल होंगे, जिससे उनका इलेक्ट्रिसिटी यील्ड बढ़े, एनर्जी यील्ड बढ़े। तो दैट इज वाई द डिमांड ऑफ ग्लास इज ऑल्सो राइजिंग। जैसा अपन ने देखा 2020 में सोलर ग्लास का डिमांड काफी इंक्रीज हुआ और सोलर ग्लास के प्राइसेस भी काफी। तो दैट वाज ए कंप्लीट डिमांड सप्लाई डिस्ट्रप्शन। वो आने वाले टाइम में सही भी होगा और वापस से खराब भी होगा, बिकॉज दिस सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। और बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल का जो ट्रेंड है, और जैसे एक्सेप्ट किया है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स ने, इवन अडानी इज मैन्युफैक्चरिंग बाईफेशियल मॉड्यूल्स नाउ, एंड अडानी इज गोइंग टू फोकस ऑन बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल्स। जो भी वो प्रोजेक्ट ले रहे हैं वहां पे बाईफेशियल मॉड्यूल्स पे उनका फोकस है। सो दिस स्पेस इज गोइंग टू ग्रो इन कमिंग ईयर। दैट्स वाई आपको ग्लास का डिमांड भी बढ़ते हुए लग रहा है, बढ़ते हुए दिख रहा है। Now if we go into next slide, so in my humble opinion, this solar energy industry is just like pharma sector in their infant stage or nascent stage, you can say, in terms of research and development plus innovation. तो आज से अगर अपन 10 साल पहले जाके देखते हैं सोलर इंडस्ट्री क्या था, कितना डिफिकल्टीज फेस किया था, क्या कॉस्ट थे, और अब क्या है, अब कितने कॉस्ट आ गए और उन डिफिकल्टीज से आगे निकल गया सोलर सेक्टर। तो अभी भी आने वाले टाइम में बहुत सारे इनोवेशन आएंगे सोलर इंडस्ट्री में। तो आप अगर इनोवेशन के साथ रहेंगे, इनोवेटिव कंपनीज के साथ रहेंगे, तभी जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप नॉर्मल किसी ऐसे प्लेयर के साथ रहते हैं जो बस स्टेडी ग्रोथ पे रहते हैं, वो आपसे आपको लॉन्गर टर्म में पैसा नहीं कमा के देंगे, बिकॉज इनोवेटिंग कंपनीज ही नीड है फ्यूचर का, और वो भी सोलर एनर्जी जैसे स्पेस में। Now we will be discussing about China's plans towards net zero carbon emissions. तो जैसे कि अपन जानते हैं कि चाइना काफी अग्रेसिव है। चाइना के पास सोलर सेल्स का, सोलर ग्लास का, पॉली सिलिकॉन का, सबका एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर है ग्लोबली। अगर अपन कंपेयर करें 70%, 80%, 90% तक उसके पास शेयर्स हैं, सॉरी मार्केट शेयर है। तो चाइना इज द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल विद 70% ऑफ मार्केट शेयर ग्लोबली। And as per the research report of Goldman Sachs, China's pledge to achieve net zero carbon by 2060.
तो चाइना का प्लान है कि वो 2060 तक एक नेट जीरो कार्बन एमिटर कंट्री बन जाएगा। और वो जो अगर वो नेट जीरो कार्बन अचीव करता है 2060 तक, जो तो जब जितने भी कंट्रीज ने अब तक नेट जीरो प्लेस किया है उसका 2/3 ग्लोबल एमिशन होगा, जो चाइना कवर कर देगा। So that is why this is important and we have covered this topic as well. So इसमें 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट चाइना करने वाला है ऑन दिस क्लीन टेक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज स्पेशल इन इट? तो चाइना कैसे इसको अचीव करने वाला है? तो दे आर मेनली फोकसिंग ऑन थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज रिन्यूएबल पावर। पहला है रिन्यूएबल पावर। रिन्यूएबल पावर में वो सोलर और विंड का हाइब्रिड क्रिएट करेंगे, प्लस हाइड्रो और न्यूक्लियर में भी उनका इन्वेस्टमेंट होगा। So it is their most important technology which can decarbonize 50% of Chinese CO2 emissions. So this is how big it is. तो वो 50% जो अपना CO2 emissions है वो सिर्फ रिन्यूएबल पावर सोर्सेज, बिकॉज जो उनका कोल है, जो कोल से वो थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। So this is how they are going to save 50% of their CO2 emissions by 2060 by focusing on this renewable power theme. Next one is clean hydrogen. So it drives 20% of decarbonization. So they are focusing on clean hydrogen as a fuel to drive 20% of decarbonization. So 2060 तक वो 20% clean hydrogen से achieve करना चाहते हैं। Third one is carbon capture technology. So it is another critical technology which can decarbonize 15% of country's emissions. तो ये कवर करने का मेन मोटिव क्या है? तो जैसे रिन्यूएबल पावर में अपन एक बहुत अच्छा डिमांड बिल्डअप होता हुआ देख रहे हैं, चाइना में भी, इवन इंडिया में भी, यूरोपियन रीजन्स में काफी पहले से है, और यूएस अब एक नया मार्केट उभर कर आ रहा है। तो इससे इंडियन इंडस्ट्रीज को काफी फायदा मिल सकता है। जैसे यूएस का मार्केट अगर ओपन अप होता है तो चाइना में भी डिमांड बढ़ेगा, यूएस में भी डिमांड बढ़ेगा, तो हो सकता है इंडिया भी चाइना को एक्सपोर्ट करने लग जाए। इतना इंडिया के पास कैपेबिलिटी है। अगर इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर करती रहे डोमेस्टिक सोलर इंडस्ट्री को, तो इंडिया हो सकता है चाइना को भी एक्सपोर्ट करने लग जाए, और यूएस का मार्केट तो नया ओपन अप हो ही रहा है। तो इस वजह से हम आज ये सोलर थीम पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्लीन हाइड्रोजन एंड कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। ये भी काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, जो अराउंड 35 to 40% जो पूरा उनका टारगेट है CO2 एमिशन जीरो करने का, उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज की सोलर एनर्जी को हमने क्यों लिया है, बिकॉज चाइनाज पावर जनरेशन इज गोइंग टू ट्रिपल बाय 2060, ड्रिवन बाय सोलर, विंड, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो जनरेशन। तो जो चाइना के इन्वेस्टमेंट 2060 तक होने वाले रिन्यूएबल पावर में, उससे चाइना का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, पावर जनरेशन है, इट इज गोइंग टू ट्रिपल। तो ये काफी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, बिकॉज चाइना अभी इंडियन कंपनीज को काफी परेशान कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है डंप करके अपना प्रोडक्ट, बिकॉज उनको सब्सिडीज मिलते हैं। तो अगर वहीं पे डिमांड इतना ह्यूज है तो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज more than $1 trillion. So China is going to invest more than $1 trillion in their electric vehicle infrastructure. तो जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं उसमें वो $1 trillion से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखते हैं। और अभी भी अगर अपन देखें तो चाइना इज वेरी अग्रेसिव इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑन दिस थीम, इसीलिए वो सोलर पे भी ज्यादा अग्रेसिव है। एंड मार्केट फॉर हाइड्रोजन कुड इंक्रीज बाय 7 times by 2060 from 25 million tons to 170 million tons. So that is the target of China कि वो हाइड्रोजन का कैपेसिटी बढ़ाएंगे, रिन्यूएबल पावर जनरेशन बढ़ाएंगे, एंड दैट ओवरऑल पावर जनरेशन इज गोइंग टू ट्रिपल बाय 2060. Next, if we talk about the investments in renewable energy space by China in this policy, so China is going to invest $1.9 trillion in solar, $2.7 trillion in wind, and this is the combination of offshore and onshore wind. तो एक सोलर और विंड का हाइब्रिड बनाने जा रहे हैं वो, क्योंकि कई बार ऐसे आपको क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं, ऐसा वेदर देखने को मिलता है जब सोलर का एफिशिएंसी काफी रिड्यूस हो जाता है, उस टाइम पे आपको विंड हेल्प करता है। एंड हाइड्रो एंड न्यूक्लियर आर फॉर सम like what can I say, replacement kind of energy sources. So सोलर एंड विंड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है चाइना, एंड देन हाइड्रो एंड न्यूक्लियर। सो $1.9 trillion इन सोलर, $2.7 trillion इन विंड, $0.9 trillion in hydro, and $0.5 trillion in nuclear. So this is how big opportunity it is.
So this whole clean tech infrastructure has the potential to create 40 million net new jobs. So that is another side कि इंडिया में भी अभी अगर अपन देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इवन इन यूएस, so this whole clean tech infrastructure can create new jobs and can employ more people. So that is why this theme is important. And there is this huge opportunity in solar appliances manufacturers which are producing solar cells, glass, inverters, and other equipments. तो अब यहाँ पे अपन अगर पिछले 5 से 6 साल या फिर 10 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं किसी भी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर, जो चाइनीज सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर है, चाइनीज सोलर सेल मैन्युफैक्चरर है, चाइनीज आपका सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर है, तो आप अगर उनका रिटर्न देखते हो, दे हैव गिवन मोर देन 1000% टू 2000%, कईयों ने 5000% तक के भी रिटर्न दिए हैं अपने को. So that is why this theme is important in India too. If you can find good companies in Indian markets, then you can generate these kind of returns in coming 5 to 10 years. But you will have to give that much time, कि आपको उतना टाइम देना पड़ेगा कि आप 5 से 10 साल का विजन लेके चले. बिकॉज अगर आप चाइना में पिछले 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि काफी कंपनियां 10 से 50 गुना तक हुई है, जिन्होंने सिर्फ मैनिपुलेशन पे नहीं है, उन्होंने अपना सेल्स ग्रो किया, अपने मार्जिन ग्रो किए हैं, अपना मार्केट शेयर ग्रो किया है, तब जाके कंपनीज को वैल्यूएशन मिला है. So now let's move on to the next slide. So now सिंपल स्वॉट एनालिसिस की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है सोलर एनर्जी लैंडस्केप इंडिया में लेके. तो स्ट्रेंथ सबसे बड़ा क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज रिन्यूएबल्स के फेवर में है, और इंडिया ने पूरा सोलर पावर डिप्लॉयमेंट में इटली को भी क्रॉस कर लिया, जो एक यूरोपियन कंट्री है जो काफी टाइम से रिन्यूएबल्स पे फोकस कर रहे हैं. यूरोपियन यूनियन का काफी टाइम से रिन्यूएबल्स पे फोकस है. तो इंडिया ने ग्लोबली 5th पोजीशन अचीव कर लिया है सोलर पावर डिप्लॉयमेंट में. ये फर्स्ट स्ट्रेंथ है. सेकंड, लोअर इंटरेस्ट रेट्स है जो सपोर्ट करी है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को टू एक्सपैंड देयर बिजनेस. थर्ड, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल स्पेस. तो अभी अपन देख रहे हैं, काफी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि रिन्यूएबल स्पेस में कितने इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और आगे भी कितने इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं. सेकेंड, अगर अपन वीकनेस का देखते हैं, तो देर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स which are there in solar appliances manufacturing. तो solar appliances का मेरा मीनिंग है solar cell, solar glass और solar inverter. So these are basic solar appliances. तो इंडिया में काफी कम प्लेयर्स है, जिसकी वजह से जो इंडिया का टोटल डिमांड है विच इज 11 गीगावाट, उसमें से डोमेस्टिक इंडस्ट्री सिर्फ 4 गीगावाट तक ही सप्लाई कर पाती है. रेस्ट जो 7 गीगावाट है वो चाइना, मलेशिया और काफी और कंट्रीज से इंपोर्ट होता है. दैट इज अ वीकनेस. बट वीकनेस है तो अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ रहे हैं. प्लस जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने अराउंड 11 to 12 गीगावाट तक के कैपेक्स अनाउंस किए हैं, बट इट विल टेक टाइम. उनको 1 से 2 साल सेटअप करने में लगेंगे. इवन ओनली सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, they have also announced a capex to double their capacity from current levels. तो वीकनेस है बट अपॉर्चुनिटी भी है. सो हाई डिमांड प्लस लेसर कंपटीशन एंड हाईली अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्री है अपना सोलर एनर्जी इंडिया में. सेकेंड जो अपॉर्चुनिटी है कि इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज और बेसिक कस्टम ड्यूटीज कैन इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन. थर्ड, कि इनोवेशन बाय डूइंग R&D, जैसे काफी इंडियन कंपनीज है. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ बोरोसिल रिन्यूएबल्स, so they have invented one glass which is arsenic एंड एंटीमनी फ्री. तो जब भी एक सोलर मॉड्यूल का लाइफ पूरा होता है, एक सोलर मॉड्यूल का एवरेज लाइफ होता है 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, और बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल्स का और लाइफ बढ़ जाता है, तो 30 ईयर्स तक जा सकता है. तो तब उनको अपने को एक डिस्पोज करना पड़ता है. जैसे आज से जो 20 साल पहले एक सोलर मॉड्यूल लगा है, अगर उसका एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो गया है, तो अभी अपन को उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरा सोलर मॉड्यूल लगाना पड़ेगा. तो जब भी अपन डिस्पोज करते हैं, तो आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट. तो काफी ऐसी इनोवेटिव कंपनीज है लाइक बोरोसिल रिन्यूएबल्स. दे आर द फर्स्ट एंड आई थिंक ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी फ्री सोलर ग्लास. तो अगर आप इनोवेटिव कंपनीज पे हमेशा फोकस करेंगे, तो आपको लॉन्गर टर्म में ज्यादा रिटर्न पाने का पॉसिबिलिटी रहेगा. एंड थ्रेट्स अभी तक भी यही रही है कि स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज इंपोर्ट्स एंड मलेशियन, इवन वियतनाम से जो इंपोर्ट आते हैं, उनसे भी आपको थ्रेट्स रहता है. बिकॉज प्राइसेस डिसाइड करने वाले हमेशा चाइनीज रहते हैं, बिकॉज they command 70 to 80% market share in this solar cell, solar glass segment.
सेकेंड, वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अप्लायंसेस। तो अभी अगर अपन देखते हैं सोलर ग्लास के प्राइसेस काफी बढ़े बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई मिसमैच, कि डिमांड बहुत बढ़ गया, सप्लाई कम था, इसलिए प्राइसेस बढ़ गए। बट विद टाइम जैसे कंपनियां कैपेक्स अनाउंस कर रही है, प्राइसेस विल गेट बैक टू नॉर्मल। तो हमेशा ये वॉलिटिलिटी रहेगा, ये कब डिमांड एक ही साथ बढ़ता है, कब गवर्नमेंट का पॉलिसीज आता है, कब कोई भी आपका ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर अपने प्लांट कमीशन करना, अपना प्रोजेक्ट कमीशन करता है, तो ये हमेशा वोलेटाइल रहेंगे। आपके अप्लायंसेस में, रॉ मटेरियल्स में आपको वोलेटिलिटी दिखेगा। दैट इज द ओनली थ्रेट टू हर सेल। अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, तो ये हमेशा थ्रेट रहेगा। जैसे कि अगर आप सुनते हैं काफी मैनेजमेंट को, तो वो भी बोलते हैं कि सोलर ग्लास के जो प्राइसेस 2020 में बढ़े थे, वो नीचे आने हैं। और नीचे आएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या डिमांड बनी रहनी है। अगर डिमांड बनी रहेगी देन मार्जिन्स विल रिड्यूस बट वॉल्यूम विल इंक्रीज। वॉल्यूम विल ऑलवेज बी देयर। अगर डिमांड है तो वो कंपनी 100% पे अपना प्रोडक्शन जारी रखेगी, बट प्राइसेस नीचे आने से मार्जिन उनके रिड्यूस होंगे। दैट इज द ओनली थ्रेट टू अस, अगर अपन किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। या बी आर ऑल्सो प्रोड्यूस थिनर ग्लास, करेक्ट। सो थिनर ग्लास का अगर अपन देखते हैं तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स थिनर ग्लास भी प्रोड्यूस करता है। दैट इज बेसिकली यूज्ड इन बाइफेशियल सोलर मॉड्यूल्स नाउअडेज। और थिनर मॉड्यूल्स का व्हेन आई वाज चेकिंग, they are more efficient than the normal traditional thicker glass which is around 3.2 mm to 4 mm thick. So ये भी एक एडवांटेज है। सो नाउ नेक्स्ट अपन कुछ अगर कंपनीज का डिस्कस करते हैं जो इंडिया में है, जैसे अपना बोरोसिल रिन्यूएबल्स हो गया, अडानी ग्रीन। और डोंट टेक इट एज ए रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कि ये कंपनियां क्या कर रही है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स द ओनली सोलर ग्लास प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो ये उनका एक बहुत बड़ा इनोवेशन है सोलर ग्लास में, टू इंट्रोड्यूस थिनर ग्लास, एंटी रिफ्लेक्टिव glass, and then Shakti glass. They are innovating in this solar glass space. And अगर अपन पिछले 10 साल से देखें तो दे आर इनटू दिस स्पेस फ्रॉम 2011-12, और 2018 तक वो लॉस में चल रहे थे। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने मार्जिन इंप्रूव करना चालू किया। एंड नाउ दे आर एंजॉइंग देयर बेस्ट टाइम्स एंड दे आर एक्सपांडिंग देयर बिजनेस ड्यू टू द डिमांड। देन अगर अपन बात करें अडानी ग्रीन, तो अडानी ग्रीन काफी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करता है। but Adani Green is now the leader in this renewable space because of their because of they are the largest solar cell manufacturer in India, which constitutes of more than 45 to 50% of total module cost. तो और बाद में वो प्रोजेक्ट में भी है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स भी है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज में भी है, एंड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भी है। सो दे हैव डाइवर्सिफाइड अ लॉट, बट उनको वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मिलते हैं। देन टाटा पावर लिमिटेड जो एक नया प्लेयर है, रिन्यूएबल्स पे फोकस कर रहा है, बट द डेट इज द इशू। उन पे बहुत ज्यादा डेट है, दैट इज द इशू। देन स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड पे थोड़ा डाउट है। दे हैव डिफॉल्टेड ऑन फ्यू लोन्स, but they are the largest EPC contractor in the world for this solar thing. So these are the companies in India, and no इनमें से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हमने सिर्फ डिस्कस किया कि इंडिया में कौन सी कंपनियां हैं। एंड इन अनलिस्टेड यू विल फाइंड वारी एंड रिन्यू पावर। नेक्स्ट, कंपनीज इन चाइना। So in China, you will see Longi, Zini, Flat Glass, Zinco, and Sungrow. So if you check these companies and check their numbers from last 5 to 10 years, then you will know कि कितना पोटेंशियल इंडियन इंडस्ट्री में भी है और आप कितना आगे आने वाले सालों में गेन कर सकते हो। सो ये मेरा प्रेजेंटेशन था, और इसी नोट पे कंक्लूड करूंगा मैं। और हमें अभी केवल बताएंगे कैसे ये मेगा ट्रेंड अपन कैच कर सकते हैं, और पहले कैसे अलग अलग सेक्टर्स में एक मेगा ट्रेंड आया था, और जिन्होंने भी पेशेंस रखा 5 से 10 साल का, उन्होंने अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया। सो नाउ आई विल हैंड ओवर द सेशन टू केवल। Thank you for having me.
I'll just share my screen. Is the screen visible? Yeah, Keval, go on. Yeah. The screen is visible. So let's make the session interesting. So please write your queries, write your views on the chat box while I'm giving the presentation, so we can make it more interactive. So renewable energy एक मेगा ट्रेंड कैसे हो सकता है? Disclaimer. So I'm not a SEBI registered advisor. So companies discussed during the presentation are just for knowledge purpose and not any kind of recommendation. So जो भी companies हम discuss करते हैं, वो कोई recommendation नहीं. It's only for learning purposes. So basically investing in a mega trend. तो what are the criteria जो हमें देखना चाहिए before investing in a mega trend? So first is कि उनके पास एक बहुत बड़ी size of opportunity होनी चाहिए growth के लिए. So basically if we see, ये बाजू में जो पिक्चर दिख रहा है वो हॉकिस्टिक टाइप ऑफ ग्रोथ का पिक्चर है. तो इसमें क्या है कि इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स इट टेक्स टाइम फॉर द इंडस्ट्री टू ग्रो, बट एक बार जब उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर ली, उसके बाद दे सी अ ह्यूज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अहेड. सो वो हमें मेगा ट्रेंड में दिखेगा. सेकंड इज कि एक टेलविंड होनी चाहिए इंडस्ट्री को, कि इंडस्ट्री के पास ऐसे फेवरेबल फैक्टर्स होने चाहिए कि जिसकी वजह से वो ग्रो हो सके. सो मैसिव साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसका मतलब वो है कि अगर कोई हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, सो बिजनेस अगर ग्रो करेगा तभी हमारी हमने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तब हमारी इसमें वेल्थ क्रिएट होगी. तो जो बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा होना चाहिए. थर्ड इज की सेक्टर शुड ग्रो एटलीस्ट 20 to 25% कैगर ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years. तो जो सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेक्टर एटलीस्ट 20 से 25% कैगर पे ग्रो होना चाहिए अगले 5 साल के लिए. अगर सेक्टर उतने से ग्रो होगा तो हम जो कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो मार्केट लीडर होगा तो सेक्टर से ज्यादा ग्रोथ करेगा, सेक्टर से ज्यादा ग्रो करेगा. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. वो और एक चीज इंपॉर्टेंट है मार्केट लीडर के साथ रहने के लिए, क्योंकि मार्केट लीडर्स आर द वन हु डिसरप्ट्स द इंडस्ट्री. मार्केट लीडर वो है कि जो इनोवेट और R&D में इनोवेट करता है और उसके बाद वो इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करता है, ना कि खुद डिस्टर्ब हो जाए. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इन्वेस्ट आल्सो इन अ मार्केट लीडर इन अ स्पेसिफिक सेक्टर. एंड फिफ्थ पॉइंट इज कि वो सेक्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज पे ज्यादा टाइम के लिए रिलायंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिसीज ज्यादा टाइम के लिए नहीं टकेंगी. सो इफ अ सेक्टर इज टू मच डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, then it's not sustainable. So till an extent it's fine until they achieve economies of scale. जब वो nascent stage में है तब उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट और वो सब चाहिए, but once they achieve economies of scale, then they should be self sufficient. And one second please. Yeah, yeah. Hey, So basically, Keval, click on the three dots you will see on the yeah, I top did. side and disable that. I did disable it. या सो वो लंबे टाइम के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए वो कंपनीज. दे शुड बी सेल्फ सफिशिएंट टू ग्रो, देन ओनली वी कैन राइट द मेगा ट्रेंड इन दैट कंपनी. नाउ अब हम देखेंगे कि पास्ट में क्या मेगा ट्रेंड्स थे एंड हाउ कैन वी सी कि आगे ये रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे मेगा ट्रेंड होगा. सो जस्ट बाय एनालाइजिंग द पास्ट मेगा ट्रेंड्स. सो ओटीटी प्लेटफॉर्म, सबने नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा, राइट? सो ओटीटी प्लेटफॉर्म ने एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड था लास्ट 10 इयर्स के लिए. एंड हाउ हैज इट ग्रोन? तो हम देखिए तो फर्स्ट थिंग इज कि टेलीविजन सेट सबके घर पे था.
And now there was a shift from television sets to OTT platforms. So that was a huge growth opportunity. जो मैंने बोला कि massive size of opportunity for that OTT platforms to grow. Second is data cost. पिछले 10 साल में बहुत कम हो गया. Cost of using internet वो पिछले 10 साल में बहुत कम हो गया. उसकी वजह से people could afford using OTT platforms. That was a tailwind. And third is it disrupted the traditional viewing experience of shows and movies via televisions and cinemas. कि हमें जो भी शोज जिधर भी देखना है हम देख सकते हैं जिस टाइम भी. सो दैट वाज द डिस्ट्रप्शन व्हिच दे क्रिएटेड. तो अगर हम देखें कि इन 2012 उनके पास 30 मिलियन यूजर्स थे नेटफ्लिक्स के पास, और 2020 में दे 203 मिलियन यूजर्स. सो दिस इज अ ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी व्हिच दे कैप्चर्ड. तो उनकी अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखें तो उनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स थी 1.8% इन 2012, जो अभी 2020 में इट इज अराउंड 18%. तो जब एक बार वो वॉल्यूम ग्रोथ कर लेता है उसके बाद वो लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं, जो हमने इधर देखा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस मेगा ट्रेंड Netflix has given this performance. So from 2012 to 2021, if we see, Netflix has grown by 6,145%. That is 61 times wealth create करी है उन्होंने लास्ट अराउंड 8 से 9 साल में. So this is the size of opportunity which you get if we ride a mega trend. उसके बाद अगर हम एक मेगा ट्रेंड देखें तो वो इंडिया में था, दैट इज स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, जो पिछले अराउंड काफी टाइम से चल रहा है. सो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में क्या हुआ कि देयर वाज अ बिग शिफ्ट इन इंडिया. इन 2013-14 चाइना में काफी केमिकल स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को बंद होना पड़ा बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यू. अब उसकी वजह से इंडिया मतलब चाइना का अराउंड 30 to 35% ग्लोबल प्रोडक्शन था स्पेशलिटी केमिकल्स में. Because of the closure of factories, the shift came into India, and India got a huge growth opportunity in this segment. तो इंडिया का भी 5% शेयर मार्केट शेयर है इनटू स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्शन, और वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर. Currently, the size of industry is $30 billion, and it is expected to grow 2 times over the next 5 years. So ये एक मेगा ट्रेंड है कि इतनी बड़ी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है इनके पास ग्रो होने के लिए. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी कि एक इंडिया की लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी ने अराउंड पिछले 7 साल में इट हैज ग्रोन बाय 2382%. दैट इज दे हैव क्रिएटेड 23 टाइम्स वेल्थ इन द लास्ट 7 years. So this is the size of opportunity we get if we ride a mega trend. So now coming to renewable energy, कि how can renewable energy be a mega trend? So how can renewable energy be a mega trend? So अगर हम इसमें देखें तो ग्लोबली अभी 1% of energy that is consumed, that is produced by solar, जो 2010 में था 0.06%. मतलब ग्लोबली जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसमें से इन 2010 0.06% of energy was produced through solar. In 10 years that has come up to 1%. तो ग्लोबली अभी जितनी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसकी 1% सोलर से हो रही है. एंड एस्टिमेट्स वो है कि बाय 2030 ग्लोबली जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसकी 4.5% ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय सोलर पावर. So we can see there is a huge demand that is going to arise in solar power, and there is a huge size of opportunity that we can see over here. ये जो एनर्जी 1% अभी प्रोड्यूस हो रही है थ्रू सोलर, that is going to be produced up to 4.5%. So we can see that there is a huge growth opportunity. अब इनके पास tailwinds क्या है? Because in a mega trend they also need to have tailwinds. इनके पास tailwinds वो है कि globally countries are taking active steps towards investing in renewable energy and infrastructure just because of climate issues. So when globally every government is focusing on the investing into renewable infrastructure, energy infrastructure, then we have a huge size of opportunity. Global targets. So globally companies के लिए targets क्या है? मतलब globally countries का targets क्या है renewable energy में? तो Germany is going to target 65% of power from renewable sources by 2030. मतलब 65% of power जो जर्मनी में जनरेट होने वाला है by 2030 is going to be generated through renewable sources. So that is a huge opportunity for that country. Spain is going to aim at 100% renewable power by 2050. मतलब
पूरा पावर जो जनरेट होगा स्पेन में बाय 2050 दैट वुड बी ओनली थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी. President Biden recently came in America. He is targeting to reach to net zero carbon emission by 2015. मतलब 2050 मतलब जो भी एनर्जी होगी वो कार्बन एमिशन से के बिना होगी. So that is also a huge opportunity. Yeah, I will come to India's target as well in the next slide. And China ने pledge किया है कि they will also reach net zero carbon emission by 2060. So that is a huge opportunity. As Mohit said, that China is going to spend huge amount of money in infrastructure for solar energy because of this target. That उनको 2060 तक पूरा एनर्जी जो है वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना है. नाउ यू गैस, नाउ आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. मतलब अभी जो एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स और उससे प्रोड्यूस हो रही है वो अगले 20 से 30 साल में पूरी एनर्जी सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से होने वाली है. दैट इज सोलर, विंड, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर, राइट? So that gives it a huge size of opportunity. Economies of scale. अब अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली सोलर कंपनीज ने बहुत चैलेंजेस फेस करी है. Just because of the cost of production of solar energy was too high compared to the traditional energy means. अब अगर हम इसमें देखें तो इन पिछले 10 साल में बहुत सारा इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है इनटू सोलर एनर्जीज. और कॉस्ट, levelized cost of electricity produced by solar PV projects has been declined by 82%. मतलब जो levelized cost of electricity था in 2010 that was $0.378 per kilowatt hour. That has come down to $0.068 per kilowatt hour. So that is a huge decline in the prices. और ये decline की वजह से affordable बन गया है. And it is expected कि अगले 10 साल में मतलब by 2030 the cost of solar energy production is going to reduce by 40% more, right? और इसकी वजह से there will be a grid parity that will be hitting in coming times. अब grid parity क्या होता है? Grid parity means कि solar energy का जो cost होता है that should be equal to the cost of energy produced by traditional means. मतलब solar energy का जो हमारे पास charges है एंड ट्रेडिशनल एनर्जी के जो चार्जेस है दैट शुड बी ऑलमोस्ट सेम. अगर ग्रिड पैरिटी हिट हो गई तो उसके बाद पूरे सोलर सेक्टर को गवर्नमेंट की सब्सिडीज और वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड दे विल बी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट एज वेल एज सस्टेनेबल. So it is very important for a sector to be self-sustainable, not dependent on government policies. So solar sector will also be self-sufficient once they reach grid parity. अब रिन्यूएबल एनर्जी में डेवलपमेंट्स इंडिया में क्या हो रहा है मैंने ग्लोबली तो बताया, बट व्हाट आर द डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग इन इंडिया? So seeing that NTPC is setting up 100 megawatt SPV, that is a photovoltaic module plant in India. Tata Power is aggressively expanding rooftop solar services pan India. मतलब आपने देखा होगा कि in many cities घर के ऊपर वो लोग सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं, सब घर के ऊपर, राइट? So Tata Power is aggressively expanding that rooftop solar power services pan India. मतलब right now they are penetrated into 91 cities in India and they are aggressively expanding. Indian Railways का वो टारगेट उन्होंने गाइडेंस दिया है कि 960 रेलवे स्टेशंस will be having solar installations to meet their power requirement because they are targeting 100% electrification by 2025. So this has a huge size of opportunity for India because to have all the railway stations totally electrified by 2025, इनको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा into solar installations. And the last point, जब बात हो रही है कि इंडिया की क्या अपॉर्चुनिटी है, तो India is going to invest $500 billion over the next 8 years for renewable energy generation. So that is huge for India. Who has won the electrification project for Indian Railways? So NTPC is one of the players who has won electrification projects for Indian Railways in Mumbai. So if we see India has a huge size of opportunity because India is going to invest $500 billion in the next 8 years for renewable energy. Yes, so thank you. So this was on how renewable energy is a mega trend, but quite a few things to say. The first is we need to take care कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं into solar energy, though it is a mega trend, भले वो mega trend हो, but we need to take care that that company is a market leader. वो कंपनी डिस्टर्ब नहीं होगी, बट
इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करेगी. So अगर वो कंपनी खुद डिस्टर्ब हो जाती है, then there is no much point. But if that company is self-sufficient, self-reliant, and as well as innovating and having technological advancement, तो फिर वो इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकती है, इंडस्ट्री के साथ चल सकती है, and it can grow above the industry growth. So that is very important. Yeah, so now we will take the questions. तो जिनको भी कोई भी questions है वो chat section में लिख सकते हैं. Keval and I will try to reply. So, am I audible, Keval? Yeah, audible. It's audible. Okay. So now one question from Sanjeev ji. How self-sufficient is India for raw materials need? So if it is for solar modules, so India काफी पीछे है अभी. That is why this is highly under-penetrated sector. Penetration बहुत कम है इंडिया में, and that's why there is opportunity. Because जिस हिसाब से डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करेगी विद टाइम, अभी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स ने कैपेक्स अनाउंस किए, सोलर ग्लास प्लेयर जो अपना इंडिया का the only solar glass producer, they have also announced one capex to double their capacity. So that's where the opportunity is. Next question from Ankit ji. What is LCOE, Keval, if you can explain? Yeah, so levelized cost of electricity. So basically वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो लेवलाइज्ड कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है फॉर सोलर पीवी, दैट इज LOCE, LCOE. Yes. Okay. So there is also a question from Dharmesh ji that is there any mutual fund only investing on solar theme? I don't know particularly a mutual fund investing only on solar theme, but recently I had tweeted that there is a particular mutual fund that is invested into a renewable energy fund. So you guys can check out the DSP fund for renewable energy as well. So they are investing into global energies. You can also check out few Indian players, मतलब Indian companies, मतलब जैसे मोहित ने बोला Borosil Renewables and all. Not any recommendation, but you can just check out and do a case study if you want for the companies. Okay, so one more question. What are the other sectors that could be directly or indirectly impacted by the solar energy sector? If you can answer, Keval. 1 second. Yeah, so sectors which can directly or indirectly be benefited. Yeah. So sectors that can be benefited by the solar sector, as in solar sector में ही काफी सारे छोटे छोटे उसके कंपोनेंट्स है कि जो बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे मोहित ने बोला कि सोलर ग्लास एंड पॉलीसिलिकॉन एंड ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज दैट थिंग्स, एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब काफी पोटेंशियल है, लाइक ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी में भी, हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी काफी पोटेंशियल है. सो या even EVs has a huge potential if you see. Right. So can you share some thoughts on EVs and lithium-based batteries? Are there any players in India? So yeah, there are players in EVs and lithium-based, but as you all know कि इंडिया के पास lithium reserves बहुत कम है, and in this battery segment I feel कि काफी disruptions होने वाले हैं, काफी innovations होने वाले हैं. तो अगर अपन innovations के लिए wait करते हैं, because this lithium ion battery is not sustainable, जितने भी हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो देयर विल बी फ्यू चेंजेस. तो हमें ये रडार पे रखना चाहिए, बट देयर आर इनफ EVs. सो if we say electric vehicle manufacturers, so China is going to invest close to $1 trillion in their policy to net zero by 2060. So there is a very big opportunity. और काफी कंपनीज है EVs में, जैसे एक अनलिस्टेड स्पेस में Ather Energy. So now that the government is saying that we will promote electric two-wheelers, so ऐसी कंपनीज को काफी बेनिफिट होगा, but they are in unlisted space. Someone has asked that in next decade is India doing anything for net zero emissions? So I don't think so that India will be a net zero emission by the next decade, but they are obviously taking steps towards reaching net zero emission by incoming decades. Correct. So yeah, we will share the slides. We will share the recording on YouTube. So that was a question. How the BHEL is going to have impact? What is the percent of sales you see for solar panel for BHEL? So कोई data point नहीं है हमारे पास BHEL कैसे impact होगा. But BHEL is going to manufacture polysilicon in India, BHEL and NTPC. So
even if we talk about one Indian company, so if we talk about Borosil Renewables, so BHEL is their top client. So that's why we are focusing on BHEL. वो काफी aggressive है और उनको government का support भी है. Who is market leader now? So there are market leaders in different segments for solar energy, as in all. So as Mohit said, Borosil Renewables is market leader in solar glass, and it depends. So we can't have a specific market leader in solar energy. So there are components and there are market leaders specifically for that. Right. So if we talk about the leaders, तो ग्लास में आपको बोरोसिल रिन्यूएबल्स मिल गया, आपको सोलर सेल्स में और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में आपको अडानी ग्रीन जैसे प्लेयर्स मिल गए. बट अडानी ग्रीन इज वेरी हाईली ओवरवैल्यूड एंड हाईली ओवर हाइप जिस हिसाब के वैल्यूएशन है. तो एंड अगर आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स में जाओगे तो स्टर्लिंग एंड विल्सन इज ग्लोबली लार्जेस्ट ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर. So Sterling and Wilson is the largest EPC contractor globally. Then Borosil Renewables is the only glass producer in India. So leaders में आप देख सकते हो काफी. Someone asked that does push of ESG compliance also help in renewable sector? Yes, definitely. ESG compliance will help the renewable sector, and it can also attract quite a good investment into this sector. The ESG compliance, if people give a big push to it, investors give a big push to ESG compliance then. Please share few names in solar module manufacturers. So if we see Renew Power is one of them, then Adani Green is one of them. ऐसे काफी आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे. बट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में आपको अनलिस्टेड में लूम सोलर which we can say Luminous and Adani. So ये आपको काफी प्लेयर्स मिल जाएंगे. बट इन अनलिस्टेड स्पेस यू विल फाइंड मच मोर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज अगर अपन वैल्यूएशंस कंपेयर करें लिस्टेड कंपनीज से. Can we charge EV batteries with solar panels? So that is the big theme. और अगर आप काफी मैनेजमेंट को भी सुनोगे, उनके इंटरव्यू सुनोगे, so they are saying that electric vehicle thing will boost the demand for solar energy and solar panels. So this will definitely boost this solar energy segment. Someone has asked that what is excess capacity of China right now compared to domestic demand. So there is a huge domestic demand that has uprised in China just because of their net zero emission targets. So there are huge demands coming up from the domestic facility as itself. Sir, we know someone like Borosil who is into the glass thing, but module has 45 to 50% of cost is of solar cell. Are there any company in India making these parts? Yeah, there are few, but they can't compete with Chinese manufacturers. तो जैसा अपन बोरोसिल रिन्यूएबल्स का भी देखते हैं, तो 2018 तक वो लॉस में थे. वो चाइनीज कंपनीज के साथ कोस्ट के मामले में compete नहीं कर पा रहे थे. Now they are manufacturing way below than Chinese listed manufacturers. So with time अगर solar cell में भी ऐसा innovation देखने को मिलता है, and if we can compete with Chinese players, then we can invest in those companies. There are few companies, but I don't want to name them because काफी लोग recommendations की तरह ले लेते हैं उनको. Why is India not putting import duty on China components for solar thing? Yes, so India has come with anti-dumping duty from China as well, and they are also coming for having anti-dumping duty on from Malaysia and other countries. So that I guess will take place in coming few months or a year maximum. Yeah, solid state battery going to take over. So we can't comment on that कि कौन सा बैटरी टेक्नोलॉजी आगे लीड करेगा. बट ये श्योर है कि इसमें काफी इनोवेशंस होंगे. इवन इफ वी यूज लिथियम आयन, तो उसमें भी काफी इनोवेशंस होंगे क्योंकि सब जगह पे लिथियम के रिजर्व ज्यादा नहीं रहते हैं और सभी कंट्रीज को रिन्यूएबल्स पे फोकस करने का जरूरत है अभी बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट इशू एंड ऑल. वेप्सोल एनर्जी सोलर सेल्स बना रही है, वो कितना वायबल है एज पर द रिक्वायरमेंट. So we are not taking Vexol Energy, but we know that they are into this solar cell thing. So we cannot comment on that.
Adani Green versus Borosil Renewables. Can you share comparative view, please? So, Keval, Sorry. would you like to take this question? Uh, Adani Green versus Borosil Renewables. so Can you please basically, comparative view? yeah, so basically it's a different comparison totally. So Adani Green and Borosil Renewables deal in different things, but if you see valuation wise, then I feel Borosil Renewables is comparatively undervalued to Adani Greens. Adani Greens has stretched valuations, so that's on valuation side. Both are market leaders in their own segment. Borosil Renewables is market leader in the solar glass thing. Adani Greens is market leader in solar cells and all. So yeah, that's the thing. But valuations wise, I prefer Borosil Renewables. Yeah. Okay. Yeah, will Hindustan Copper be a proxy stock for renewable energy sector? So yeah, demand of copper will rise for electric vehicles, not for renewables. So renewables में अगर आप देखोगे, the demand of aluminium and all these things will rise, but copper का अगर आप demand का बात करते हो, that will rise more in this EV thing, and not in renewables. Why Someone has India? asked. Yeah. Yeah. Please continue. Please continue. No, I was repeating that question. You already answered. Yeah. Someone was asking that they don't see a huge exponential growth opportunity in next 10 years because shift is only going to be from 1% to 4.6%. I think there would be a huge growth potential because the thing is power energy demand would increase itself, as well as in the energy demand increase, there would be increase in solar energy production. So from 1% to 4.6%, that's a huge growth itself, as well as the power demand will be increasing. As Mohit said, it's going to increase 3 times itself in China, right? So that would be a huge growth potential, believe me. IEX, any link with solar and renewables, will they be beneficiary of renewables tailwind? So IEX is एक exchange है, जैसा आपका MCX है, NSE है, so that is an energy exchange. जो आप IEX की बात करें, तो उनको renewables से कोई benefit मिले ऐसा कोई बात नहीं है. They are a normal exchange. Who is market leader in solar energy production in India? So that is an interesting question. So Keval. Yeah, bro, please answer. Yeah. So who is the market leader in solar energy production in India? So that would be BHEL or someone like PSU, like NTPC और BHEL दोनों में से एक रहेगा. NTPC, I guess. NTPC and BHEL दोनों में से एक रहेगा. Do you see turnaround in Ujjas and Suzlon, the well destructors of so see जो चाइना फोकस कर रहा है वो विंड और सोलर के हाइब्रिड पे कर रहा है. तो अभी विंड में कौन सी कंपनियां, मतलब इंडिया का भी फोकस है विंड और सोलर के हाइब्रिड पे. तो वी कैन नॉट कमेंट कि विंड में कौन सी कंपनियां अच्छी है, बिकॉज विंड ने काफी अपना वेल्थ डिस्ट्रक्ट किया है पिछले कई सालों में. जबकि अगर अपन चाइनीज गवर्नमेंट का प्लान देखें तो वो सोलर और विंड के हाइब्रिड पे फोकस करने वाले हैं. Yeah, we will provide recording of this webinar. So I feel सभी के questions answer हो गए. Okay, questions. Who is private player in solar energy production in India? So private player, if we talk about private players, so there are few. Adani Green है, Tata Power है, even Waaree and Renew, तो वो भी solar energy segment में ही है, appliances manufacturing में है. So टाटा पावर इज द बेनिफिशियरी, बट वो काफी अपने डेट के मामलों में उलझे हुए हैं, सो दे विल टेक सम टाइम. सो आई फील सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए केवल. Most of questions. नाउ वी शुड कंक्लूड द मीटिंग. सो आई होप आप सभी को अच्छा लगा वो मीटिंग. हमसे जितना प्रेजेंटेशन हो पाया हमने दिया. So there are a few things we couldn't discuss in public. तो जब भी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे सोलर के बारे में, देन वी विल डिस्कस इन डीप. ये बहुत ही एक बेसिक सेशन था जिससे आप समझ पाए कि एक सोलर एनर्जी में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप कैसे कर पाए.
So I feel we should conclude the session now. Thank you, Keval, for joining the session. Thank you for having me, and thank you everyone for attending the session. Hope you find this useful, and yeah, just stay the market leader in this sector and ride the mega trend. Yeah. Thank you, everyone.